हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में, जो कि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक टॉपिक है। इसके अंदर आता है व्हाट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये क्या होता है, इसके समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो ट्रिब्यूनल के बारे में हम समझते हैं। ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल हमारा कैसे बना, क्यों बना, उसके लिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जैसे कि हमारी कंट्री में 3 कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इनके पास इन कोर्ट के होने के बावजूद हमने ट्रिब्यूनल को क्यों बनाया, तो उसका हमारा मेन रीज़न यही था कि इन तीनों के पास केस की पेंडिंग बहुत है, केस पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अगर इनके पास कंपनी के केसेस भी आ जाएंगे तो हमारे केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इन कोर्ट के अलावा हम एक एनसीएलटी बनाएंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ कंपनी से रिलेटेड केसेस को लेके जाएंगे। तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बट इसका हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जिसका जो हमने नाम दिया एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हमने जो बनाया, जो हमारा ट्रिब्यूनल होता है, ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है जिसके अंदर हमारे रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको हम ये पोस्ट देते हैं। ये एक हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसके अंदर हमारे स्पेसिफिक केसेस देखे जाते हैं जो कि रिलेट करते हैं कंपनीज से। अगर कोई भी पर्सन ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आगे अपील कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो ये अगर ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद भी कोई पर्सन अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो आगे भी जा सकता है। तो वो डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। अब इसके बारे में है, अब हम समझते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी इज अ क्वाज़ी जुडिशियरी बॉडी established in India that make a formal judgment on a disputed matter relating to a company's issues in India. It was set up to govern the companies registered in India. It is a successor to the company's law board. तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हमने जैसे अभी देखा, ये क्वाज़ी जुडिशरी बॉडी है जिसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक मैटर को, डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक बनाया है, जो कि हमारे सिर्फ कंपनीज़ के इश्यूज़ को देखेंगे, वो कंपनी जो हमारी इंडिया के अंदर है। ये हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज जो है इंडिया के अंदर, उनके केसेस को देखेंगी। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से पहले हमारी कंट्री के अंदर था कंपनी लॉ बोर्ड। The government has appointed 11 bench for NCLT. Selection of member is done by a selection committee headed by the Secretary of the Corporate Affairs Ministry (MCA). The National Company Law Tribunal was established by the central government in 2016 under Section 408 of the Companies Act 2013. It was constituted on June 1, 2016. अब जो हमारी इसके अंदर अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और ये हमारी इस्टेब्लिश हुई थी 2016 के अंदर अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके बाद आता है हमारा स्कोप्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब इसका क्या क्या स्कोप है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंसोलिडेट द कॉर्पोरेट जुरिस्डिक्शन ऑफ एपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, the company law board, board of industrial and financial reconstruction, and the power relating to winding up of the company and other provision vested in high court. The company law board, which was set up under the Companies Act 1956, stand dissolved with the establishment of NCLT and NCALT. अब इसके स्कोप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम वो सारे मैटर्स को लेके जाएंगे जो भी हमारे एपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, कंपनी लॉ बोर्ड, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और वाइंडिंग अप, तो इन सभी मैटर्स को हम लेके जाएंगे एनसीएलटी के पास। जो हमारा कंपनी लॉ बोर्ड था वो हमारा इस्टेब्लिश था कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। एनसीएलटी और एनसीएलटी ये हमारा 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन है। इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ एनसीएलटी। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके बारे में आता है द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ एनसीएलटी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इट रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन बिफोर डिफरेंट फॉर्म्स एंड कोर्ट्स। अब जैसे कि अगर हमारा कोई मैटर है हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएंगे तो हमारे केस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कि कब हमारा कंपनी का जो मैटर है वो सॉल्व होगा। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इसलिए अलग से हमारा एक एनसीएलटी बनाया।
तो ये हमारा एक डिफरेंट कोर्ट है जिसका एक काम जो है वो बिल्कुल ही अलग है बाकी कोर्ट से। सेकेंड पॉइंट आता है, इट इज़ स्पेशलाइज कोर्ट मेंट ओनली फॉर कॉर्पोरेट फॉर द कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये हमारी एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है जिसका काम सिर्फ है हमारा कॉर्पोरेट कंपनीज़ को मैटर्स के साथ डील करना, और वो भी वो कंपनीज जो हमारे रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर। थर्ड पॉइंट के अंदर आता है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द जुडिशरी मेंबर एज वेल एज द टेक्निकल मेंबर वाइल डिसाइडिंग ऑन द मैटर। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारे ट्रिब्यूनल्स के अंदर रिटायर्ड जजेस आते हैं तो वो हमारे वो जुडिशरी मेंबर और दूसरा इसमें टेक्निकल मेंबर, दोनों इसके जो हमारे मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, इट हैज़ मैनी ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं इंडिया के बाहर भी। इट विल एबल टू प्रोवाइड जस्टिस एट अ क्लोज रेंज। ये हमारा जो जस्टिस है वो मतलब जल्दी देने का काम करता है। द टाइम कंज्यूम फॉर वाइंडिंग अप कंपनी इज रिड्यूस। अगर हमारी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है उसका भी जो टाइम है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। इट डिस्पोज ऑफ केस स्पीडीली विच विल फर्दर हेल्प टू रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ केसेस। जो इसके अंदर हम केसेस लेके जाते हैं वो बहुत इजीली और जल्दी उनके वर्डिक्ट आ जाती है, इस वजह से हमारे जो केस है वो जल्दी से ही सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद आता है, बोथ NCLT एंड NCLAT हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। पावर ऑफ NCLT, अब इसके पास क्या क्या पावर दी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। To declare the liability of a member unlimited, deregistration of companies, to seek assistance of chief metropolitan magistrate, remedy for oppression and mismanagement, to freeze assets of the company, to investigate the ownership of the company, to restrict any security related to the company, conversion of public limited company into private limited company, to alter the financial year of a company registered in India, to investigate or for initiating investigation procedures। तो ये सभी इसकी पावर्स है NCLT की। इसके अंदर इसके पास पावर है, अगर कोई कंपनी ठीक तरह से अपने लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पा रही तो उसकी एसेट्स को फ्रीज करने की पावर है, या अगर कंपनी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसको बताने का काम करता है। अगर कंपनी की डी रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो भी इसके पास पावर है। तो इसके पास ये सभी पावर है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर अपील। अगर कोई पर्सन इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील कर सकता है आगे। तो अब उसके क्या प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़ते हैं। The tribunal and appellate tribunal follow the law rules laid down in the civil code, and it also guided by the principle of natural justice, subject to the other provision of the act and any different rule made by the central government. Both tribunal and appellate tribunal has the power to control its procedure. No other civil code has jurisdiction to consider any case concerning any matter which the tribunal or appellate tribunal is empowered to decide. Any appeal on order the tribunal can be raised. NCLT appeal can be made within 45 days from the date of decision of the tribunal. Any person or party aggrieved by the tribunal order can appeal to the appellate tribunal. The appellate tribunal has to dispose the appeal विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ द अपील। अगर कोई भी पर्सन हमारी इसके NCLT के डिसीजन के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो विदिन 45 डेज़, जब भी उसका डिसीजन आया उसके 45 डेज़ के अंदर वो आगे दूसरे कोर्ट के पास उसने मैटर को लेके जा सकता है। बट अगर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो विदिन 6 मंथ वो उसको आगे फिर से अपील कर सकता है। तो यही है इसका प्रोसीजर। इसके बाद आता है मेजर फंक्शंस ऑफ NCLT। NCLT के फंक्शंस के अंदर आता है हमारा, NCLT इज़ द आउटकम ऑफ इराडी कमिटी। NCLT was intended to be introduced in the Indian legal system in 2002 under the framework of Companies Act 1956. However, due to litigation with respect to the constitutional validity of NCLT which went for over 10 years, therefore, it was notified under the Companies Act 2013. It is a quasi-judicial authority incorporated for dealing with corporate disputes that are of civil nature arising under the Companies Act. However, a difference could be witnessed in the power and function of NCLT under the previous Companies Act 2013. The constitutional validity of NCLT and specified allied provision contained in the Act were re-challenged. Supreme Court had preserved the constitutional validity of the NCLT. However, specific provision were rendered as a violation of constitutional principles. तो इसके फंक्शंस के अंदर आता है, जो हमारा NCLT था ये हमारा 2002 के अंदर बना। इससे पहले हमारा इराडी कमेटी थी, उसके आउटकम से निकल के हमारा NCLT बना।
इसके बाद आता है हमारा कि अगर कोई भी कंपनी अगर एनसीएलटी के डिसीजन के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसको रीचैलेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके बाद आता है इसके अंदर वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की। तो यही आते हैं इसके फंक्शंस। इसके बाद आता है NCLT work on the line of normal court of law in the country and is obliged to fairly and without any bias determine the fact of each case and decide the matter in accordance with the principle of natural justice in the continuance of such decision, offer conclusion from decision in form of order. The order so formed by NCLT could assist in resolving a situation, rectifying a wrong done by any corporate or levying penalties and cost, and might alter the right, obligation, duty or privilege on the concerned party. The tribunal isn't required to adhere to the service rules and with respect to appreciation or any एविडेंस और प्रोसीजरल लॉ फॉलोइंग आर द मेजर्स फंक्शन ऑफ एनसीएलटी। तो इसके अंदर आता है एनसीएलटी जैसे हमारा कोई भी नॉर्मल कोर्ट होता है उसी की तरह एक काम करता है। इसके फंक्शन होते हैं अगर कंपनी ने कुछ भी गलत करा है तो उसको रेक्टिफाई करेगी, अगर उन्होंने की ज़्यादा गलती है तो उसके बाद उन पर पेनल्टी भी लगाएगी, और उसके बाद उन मैटर्स को देखने के बाद इसका यही काम होता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को साथ में फॉलो करके उन मैटर्स को सॉल्व किया जाए। इसके फंक्शंस के अंदर फर्स्ट आता है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले ये क्या काम करती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज को देखते हैं कि कोई कंपनी ठीक तरह से रजिस्टर्ड है या फिर कोई कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के काम हो रहा है। तो इसका आता है द न्यू कंपनी एक्ट 2013 हैज़ enabled questioning the legitimacy of companies because of specific procedural error during incorporation and registration. NCLT has empowered in taking several steps for cancelling the registration of a company to dissolving any company. अगर कोई भी कंपनी हमारी ठीक तरह से रजिस्टर्ड नहीं है तो उस कंपनी के लाइसेंस को ये कैंसिल कर देती है हमारी एनसीएलटी। अगर कोई भी कंपनी गलत काम कर रही है तो उसकी रजिस्ट्रेशन को भी ये कैंसिल कर देती है हमारी एनसीएलटी। इसके पास पावर होती है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी को कैंसिल भी कर सकती है। सेकेंड पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। एनसीएलटी इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू हियर ग्रीवाइंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंपनीज एंड ट्रांसफरिंग शेयर एंड सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 58 and 59 of Companies Act, which were outside were under the purview of Companies Law Board. Going back to Companies Act 1956, the solution available for rejection of transmission or transfer were limited only to share and debenture of a company. But as of now, the prospect has been raised under the Companies Act 2013 and now cover all the security which were issued by the companies. अब एनसीएलटी के पास हमारी पावर होती है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को भी कैंसिल कर सकती है। अगर कोई कंपनी ज़्यादा हमारे ट्रांसफ़र कर रही है शेयर्स को या फिर सिक्योरिटीज़ को, और वो नाम दे रहे हैं कि वो सेक्शन 58 और 59 के अकॉर्डिंग कर रही है। सेक्शन 59 के अंदर होता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और सेक्शन 59 रिलेट करता है डिस्काउंटिंग ऑफ शेयर से। इसके बाद आता है अगर कोई कंपनी अपने बहुत सारे शेयर्स को अगर वो ट्रांसफ़र कर रही है तो उस चीज़ को भी एनसीएलटी कैंसिल करती है, जिसके अंदर हमारा आता है ट्रांसफरिंग और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स वर लिमिटेड। इसके अंदर वो लिमिटेड पावर्स देती है कंपनी को कि वो सिर्फ इतनी लिमिट तक ही अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है Deposits. The Chapter 5th of the Act deal with the deposit and was notified several times in 2014, and Company Law Board was the prime authority for taking up the case under said chapter. Now such power under the Chapter 5th of the Act has been vested with NCLT. The provision with respect to deposit under Companies Act 2013 were notified prior to the inception of NCLT. Unhappy depositor now have been remedy of class action suit for seeking remedy of the omission and act on part of the company that impact their right as depositor. तो जो हमारे राइट्स होते हैं डिपॉजिटर को, वो उनको भी राइट्स को देखते हैं एनसीएलटी। इसके अंदर है कोई भी अगर अनहैप्पी डिपॉजिटर्स हैं तो उसकी रेमेडी को देखा जाता है और उसके बाद में उसको ठीक किया जाता है। इसके बाद आता है पावर टू इन्वेस्टिगेट। पावर टू इन्वेस्टिगेट के अंदर आता है कि अगर कोई कंपनी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है तो उसके लाइसेंस को कैंसिल करना, और उसके बाद एनसीएलटी के पास इतनी पावर होती है कि वो कभी भी जाके कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि यहाँ पर किस चीज़ का काम हो रहा है और वो लॉफुल तरीके से हो रहा है या फिर नहीं।
As per the provision of Companies Act 2013, investigate about the affair of the company could be ordered with the help of an application of 100 member, where previously the application of 200 member were needed for the same. Moreover, if a person who isn't related to a company and is able to pursue NCLT about the presence of condition for ordering an investigation, then NCLT has the power of ordering an investigation. An investigation which is ordered by the NCLT could be conducted within India or anywhere in the world. The provisions are drafted for offering and seeking help from the court and investigation agency and of foreign countries. तो इसके अंदर हम 100 मेंबर्स की एप्लीकेशन लेते हैं और उससे पहले हम 200 मेंबर की एप्लीकेशन लेते थे। अगर कंपनी कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है तो उसके पास एनसीएलटी के पास पावर होती है कि वो ऑर्डर करती है इन्वेस्टिगेशन का। फिफ्थ आता है फ्रीजिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की फ्रीज करना मतलब जब्त करना, उसकी एसेट्स को जब्त कर लेना मतलब उनके एसेट्स को खुद रख लेना। तो इसमें आता है द एनसीएलटी इजंट जस्ट एम्पावर टू फ्रीजिंग द एसेट्स ऑफ अ कंपनी फॉर यूजिंग देम एट अ लेटर स्टेज व्हेन सच कंपनी कम अंडर इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी। सच इन्वेस्टिगेशन कुड ऑल्सो बी ऑर्डर्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अदर इन द स्पेसिफिक कंडीशंस। तो इसके अंदर इसके पास पावर होती है कि वो फ्रीज कर सकते हैं एसेट्स को और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर भी हम इसको पहले ही कंपनी के एसेट्स को हम फ्रीज कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा कन्वर्टिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। किसी भी पब्लिक कंपनी को ये प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट करने की भी पावर एनसीएलटी के पास होती है। सेक्शन 13 to 18 of the Companies Act 2013 read with rules control the conversion of a public limited company into private limited company. Such conversion need an extravile confirmation from NCLT. NCLT has power under section 459 of the Act for imposing specific condition or restriction and might subject granting approval to such conditions. तो इसके अंदर इसके पास पावर होती है कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर चेंज करने की। तो ये था आज की इस वीडियो में। अब हमने इसके वीडियो में क्या पढ़ा हम उसके बारे में दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा ट्रिब्यूनल कैसे बना था, ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। हमारी कंट्री के पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कंपनीज के मैटर्स को देखने के लिए वो अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाएंगी। तो पहले ट्रिब्यूनल का नाम था कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड, अगर कोई पर्सन कंपनी लॉ बोर्ड के डिसीजन से हैप्पी नहीं था तो वो अपील कर सकता था हाई कोर्ट के अंदर। बाद में हमने 2002 के अंदर एनसीएलटी को बनाया और हमने कंपनी लॉ बोर्ड को हटा दिया। अगर कोई पर्सन एनसीएलटी के डिसीजन के साथ भी हैप्पी नहीं है तो वो आगे अपील कर सकता है एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। और अगर इसके डिसीजन से भी कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आगे फिर से अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये हमने सारा पढ़ा एनसीएलटी के बारे में। जब भी कोई हमारी इंडियन कंपनी होगी और वो कोई भी रिलेटेड कोई भी इशू होगा उसका कंपनीज़ को ठीक करने के लिए, तो हमारी एनसीएलटी के पास वो जाएगा। अगर एनसीएलटी से भी कोई कंपनी खुश नहीं होती तो वह एनसीएलएटी के पास जाएगा और अगर उसके बाद भी खुश नहीं होती तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो ये था हमने पढ़ा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।